सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कारण से हमारा जो जीवन होता है एक आनंदमय हो गया है, सुख सुविधा से संपन्न हो गया है। क्योंकि इसी कारण से जो लाइट होती है या बिजली होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होती है, यानी भेजी जाती है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपने देखा हो, इस तरह से डीपी देखी होगी आपने। और ये दो तरह के ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे वोल्टेज के आधार पर। जो एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो कि पावर हाउस से बिजली को जो स्टेशन होते हैं वहाँ स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, ग्रिड तक पहुँचाया जाता है। और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करता है, वहाँ से जो बिजली आती है ग्रिड से या हमारे सब स्टेशन से, उस बिजली को या उस धारा को क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वो कम कर देता है और हमारे घर तक ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को पहुँचाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत पर कार्य करेगा, यानी इसमें प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होगी, डिस्क धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये चित्र आपने देखा होगा, इस तरह से ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये हम देखेंगे इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। ट्रांसफार्मर जिसको हम डीपी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका काम क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी सहायता से जो हम क्या करते हैं, एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो क्या करता है, ऊर्जा की हानि किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज की मांग को बढ़ा देता है या घटा देता है। यानी ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होती है, स्थिर होती है, इसमें कोई भी भाग घूमता नहीं है, जैसे जनरेटर में घूमता कोई पार्ट, और इसमें कोई घूमने वाली चीज नहीं होती, स्थिर वाला भाग है, पूरा पूरा स्थिर होता है। और ये क्या करता है, बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए, यानी हम आइडियल कंडीशन की बात करें, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें यहाँ पर, कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए वोल्टेज की मान को, कौन सा वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की मान को बढ़ा देती है या घटा देती है। उस युक्ति को हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। यानी ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे, कि ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की मान को बढ़ा देती है या घटा देती है, उस युक्ति को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर के नाम से हम जानते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर का जो आविष्कार होता है, किया था, वो सबसे पहले माइकल फेराडे का नाम आता है और इनके साथ में जोसेफ हेनरी, यानी फेराडे के द्वारा 1831 में और हेनरी के द्वारा, जोसेफ हेनरी के द्वारा 1831 में ट्रांसफार्मर सर्वप्रथम बनाया गया था। और अब इसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं हम देखेंगे। तो पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज की मान को बढ़ा देता है, घटा देता है। तो बढ़ाने या घटाने की जो डिवाइस होती है, युक्ति होती है, उस युक्ति को हम ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी भाग होते हैं, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं उसमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है हमारे पास प्राथमिक कुंडली, एक कॉइल होती है इस तरह से, जो कि नम लोहे के कोट के ऊपर लपेटी जाती है, जैसे कॉइल बना रखी है, ये कॉइल होती है। और ये दूसरी कॉइल होती है, जिससे प्राथमिक कॉइल होती है, ये प्राथमिक कुंडली होती है, और ये द्वितीय कुंडली होती है। तो दो इसमें कुंडलियाँ होती है, कौन कौन सी, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। ध्यान रखें, जो भी ट्रांसफार्मर होंगे उसमें दो कॉइल होगी, एक प्राइमरी कॉइल जिसको हम प्राथमिक कुंडली के नाम से जानते हैं, और एक होती है द्वितीय कुंडली जिसको हम सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। तो दो, तो एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है, और एक ये इस तरह से चौकोर बना रखा है वर्गाकार, ये आयताकार। तो ये जो नम लोहे की पत्तियां होती है, क्रोड जिसको नाम दिया गया है, नम लोहे की क्या होती है, क्रोड होते हैं, ये नम लोहे के क्रोड होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें तीन चीजें होती है, क्या, प्राथमिक कुंडली जिस पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को लगाते हैं, जिससे प्राथमिक कॉइल होती है, ये प्राथमिक कुंडली होती है, इसके सिरों बीचों पर वोल्टेज लगाते हैं प्राथमिक कुंडली, वहां से जो डीपी से जो वोल्टेज आता है वो प्राथमिक डीपी में जो आता है वो प्राथमिक कॉइल पे आता है, और उससे डीपी से जो बाहर निकलता है वो हमारे पास द्वितीय कुंडली रहती है। हमारे घर में भी इसका उपयोग करते हैं, जो आने वाला वोल्टेज होता है वो प्राथमिक कुंडली में लगाएंगे और उससे जो लेंगे वो द्वितीय कुंडली के ऊपर आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो दो कॉइल सब में होगी, कोई सा भी ट्रांसफार्मर हो, प्राथमिक कुंडली जिसका हम वोल्टेज लगाएंगे, और द्वितीय जिसको इनपुट यानी बेसिक वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और द्वितीय कुंडली जिससे हम वोल्टेज प्राप्त करेंगे वो निर्गत वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज के नाम से हम उसको जानते हैं। तो दो चीजें तो हो गई, एक प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है। दूसरी चीज, इसमें ट्रांसफार्मर की पत्तियां होती है, इस तरह से चौकोर होती है। ये जो ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती है जिसको क्रोड बोलते हैं, क्या नाम दीजिए इसको, क्रोड। ट्रांसफार्मर की जो आयताकार पट्टियां होती है इसको हम क्रोड के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के तीन भाग होते हैं, क्या क्या? प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और नॉन प्रोब। ये तीन भाग से मिलकर ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन, जिसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका नाम अपचाई ट्रांसफार्मर, डाउन का मतलब अपचाई होता है, अपचाई। और एक होता है स्टेप अप, यानी जिसको उच्चाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, उच्चाई। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे। एक होता है अपचाई स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को कम करने वाला। अपचाई का मतलब स्टेप डाउन, मतलब यहाँ वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो हमारे घर में इसका उपयोग करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वहाँ से डीपी से ज़्यादा वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज को अपने को कम करना है तो हमारे घर में जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसका उपयोग करते हैं हम। वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर क्या इसको कहेंगे कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज की मान को क्या कर देता है, कम कर देता है, उस ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से जानेंगे। और उच्चाई किसको कहेंगे, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे पावर हाउस से जो वोल्टेज होता है, वहाँ जो वोल्टेज कम पैदा होता है तो उस वोल्टेज को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाकर बढ़ाया जाता है, तो वो ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो यानी जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज की मान को बढ़ा देता है ना, और इनपुट में कम और आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा, तो वो ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसे यहाँ बता रहा था, ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने 1000 वोल्ट लगाया और यहाँ मिला 200 वोल्ट, ये ना वोल्टेज को कम कर दे, तो कम करने वाला क्या कहलाएगा, स्टेप डाउन, ये अपचाई ट्रांसफार्मर। धारा उल्टी होगी, 2 एम्पीयर की धारा आ रही है, कितनी धारा बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम होगा, धारा बढ़ जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई किसको कहेंगे, जो वोल्टेज की मान को क्या कर देता है, घटा देता है। 1000 वोल्ट दिया था, यहाँ 200 वोल्ट मिला। उच्चाई किसको कहेंगे, इसका उल्टा, 1000 दिया था तो यहाँ पर 5000 वोल्ट मिल गया। यानी जो बढ़ाता है उसको हम उच्चाई बोले, उच्च करने वाला। वो जो घटाता है उसको हम अपचाई बोले, स्टेप डाउन, डाउन करने वाला, स्टेप अप, बढ़ाना। धारा वोल्टेज एक दूसरे के उल्टे होंगे, ध्यान रखना है। तो यह चीज ध्यान रखना है कि स्टेप डाउन का मतलब जो वोल्टेज की मान को बढ़ा देता है, सॉरी स्टेप डाउन का मतलब जो कम कर देता है, और स्टेप अप का मतलब वोल्टेज की मान को बढ़ा देता है। दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर यदि अपन पढ़ते थे कि जो फेरों की संख्या, कुंडली कॉइल होती है, ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल में फेरों की जो संख्या होती है जिसको हम प्राथमिक कॉइल कहते हैं, ये प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या Np ग्रेटर देन Ns होती है, सेकेंडरी से ज्यादा होती है। एक चीज ज्यादा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, प्राथमिक में ज्यादा और सेकेंडरी में कम। उच्चाई कैसे बनेगा, उच्चाई में यहाँ कम है, देखो यहाँ कम है, फेरों की संख्या कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है, यानी प्राथमिक में कम, लेस देन Ns, सेकेंडरी से कम होगी। तो एक तो बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कैसे बनता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उच्चाई अपचाई बनाना हो क्या करना है, प्राथमिक में ज्यादा फेरे लेंगे, लपेटे लेंगे, ये तार ज्यादा लेंगे, प्राथमिक में ज्यादा तार ले रखे, कुंडलियों फेरों की संख्या, और ये सेकेंडरी में कम, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। प्राथमिक में ज्यादा फेरे और सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन। और यदि इसका उल्टा हो कि प्राथमिक में कम और सेकेंडरी में ज्यादा तो स्टेप अप। स्टेप अप मतलब उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से दो तरह के ट्रांसफार्मर अपने को ध्यान रखना, कौन कौन से, अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई। अपचाई मतलब जो वोल्टेज को कम कर देता है उसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे, और इसमें क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और द्वितीयक में कम होगी। उच्चाई में क्या होगा, जो वोल्टेज को उच्च कर देता है, बढ़ा देता है, उसको उच्चाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसमें प्राथमिक में कम फेरों की संख्या और द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक होगी। अब हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देखेंगे। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है वो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित होता है। अन्योन्य प्रेरण किसको कहते हैं, ये घटना जो हम पढ़ चुके हैं, अन्योन्य प्रेरण, कि जब हम प्राथमिक कुंडली होती है, यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली है, जब इसमें धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि ये धारा जो होती है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा आती है, इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा आती है, इसके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो जब भी हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो पास में किसी अन्य कुंडली में भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, ये प्राथमिक कुंडली में धारा का मान परिवर्तित हो रहा है क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। यदि दिष्ट धारा होती
तो वो परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर डिस्चार्ज धारा के साथ काम नहीं करता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि उसके मान में परिवर्तन ही नहीं होता डिस्चार्ज धारा के मान में, और डिस्चार्ज धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा कि धारा यहाँ से यहाँ पहुंचेगी नहीं। यानी जब भी किसी कुंडली से बात हो, चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं प्राथमिक कुंडली में, तो धारा जो होती है द्वितीय कुंडली में भी प्रवाहित होने लगती है। ये सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो अन्योन्य प्रेरण समझ में आ गया होगा कि एक कुंडली के मान में यदि हम परिवर्तन करते हैं और उसके पास में यदि दूसरी कुंडली यदि हम रख देते हैं तो उसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। ये फ्लोड होते हैं, इस फ्लोड के माध्यम से जो होती है धारा एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। ये घटना हमारे पास अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। तो जब भी दो कुंडलियों की बात आएगी तो उसको बोलेगा अन्योन्य प्रेरण। अब इसका जो सिद्धांत हम देखेंगे, हमने फेराडे के दो नियम पढ़ रखे, पहला नियम और दूसरा नियम। तो दूसरा नियम जो था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फेरों की संख्या n होती है तो n d∅dt लिखते हैं हम। ये फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम होता है, जो कि हमने पिछला वीडियो में पढ़ रखा है। ये क्या कहलाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में, ये चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के d/dt परिवर्तन की दर कहलाती है। d/dt क्या कहलाती है? परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि फेरों की संख्या n होगा तो n d∅dt हो जाएगा। तो ये हमने जो लिखा है ये फेराडे के दूसरे नियम से लिखा है, फेराडे के सेकंड नियम से, दूसरे नियम से। ये बराबर होता है d∅dt, n d∅dt। अब चूंकि यहाँ दो कुंडलियां होती है, ये प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है, तो दो कुंडलियां होती है, इसलिए दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या अलग अलग होती है, भी अपने पता है। इसमें देखो फेरो, ये जो टर्न्स ले रखे हैं, ये टर्न्स इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो फेरों की संख्या अलग अलग होती है। तो यदि हम प्राथमिक, यदि मान लो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल देखते हैं तो उसको हम एक पी से प्रदर्शित करेंगे, और फेरों की संख्या को हम एन पी से प्रदर्शित करेंगे d∅dt। फ्लक्स तो सेम होगा, क्योंकि फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना फ्लक्स यहाँ उत्पन्न हो रहा है वही पूरा पूरा फ्लक्स इस फ्लोट के माध्यम से द्वितीय कुंडली में भी चला जाता है। तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो आइडियल कंडीशन पर है। तो पहली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तो EP लिखेंगे -NP d∅dt। और दूसरी कुंडली की यदि अपन बात करेंगे तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अपन ES से प्रदर्शित करेंगे d∅ dt। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जितना हम प्राथमिक कुंडली में दे रहे हैं उतना उतना फ्लक्स द्वितीय कुंडली में भी चले जाएगा, आइडियल कंडीशन से हम बात करें तो EP = -n d∅ dt प्राथमिक कुंडली में, ये प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है P में, और ये सेकेंडरी में S में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। जहां NP जो कहलाती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और NS क्या कहलाएगी? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। NS को हम सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कहेंगे हम। तो NS सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, NS का मतलब, NP प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से प्रदर्शित करेंगे और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को NS से प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से ये अपने पास फेराडे के नियम का हमने अभी उपयोग किया है। तो फेराडे का नियम E = -n d∅dt होता है। चूंकि यहाँ दो कुंडलियां होती है इसलिए दोनों के लिए नियम अलग अलग लगाना पड़ेगा कि प्राथमिक कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा और द्वितीय में कितना हो रहा, प्राथमिक में फेरों की संख्या कितनी है और द्वितीय में फेरों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से हम जो है इसका मान निकालेंगे। अब अपन जो है इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? अपन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने और इसको हमने 1 मान लिया, पहली वाली 1, तो ES/EP -NS d∅dt NP d∅ dt।
यहाँ भी माइनस में आया तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, इसके अपान ये कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास ई एस अपान बराबर माइनस माइनस कैंसिल, डी फाइव अपने डी टी से कैंसिल, एन एस अपान एन टी आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन थर्ड कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और अप्लाई जो आरोपित किया गया है, यहाँ हमने अप्लाई किया है ये करंट है और यहाँ पर अपने पास प्रेरित होगा उत्पन्न होगा, तो दोनों बराबर होते हैं। आइडियल कंडीशन है, वोल्टेज दोनों बराबर होंगे, जो हमने लगाया वो और जो कुंडली में उत्पन्न हुआ वो। क्यों? क्योंकि अपन आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा या वोल्टेज की कोई हानि नहीं हो रही, मतलब तार का प्रतिरोध नगण्य मान के चल रहे, तब उस कंडीशन में हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो हम आरोपित वोल्टेज लगाएंगे दोनों समान होगा। तो इसको अपन ES को VS भी लिख सकते हैं, VS अपान VP इक्वल टू ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP। ये कौन सा वोल्टेज है? आरोपित। और ये कौन सा? प्रेरित। क्योंकि प्रेरित वोल्टेज आरोपित वोल्टेज के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने आइडियल कंडीशन लगा रखी कि जहां यहाँ हमने जितना लगाया आरोपित किया है उतना उतना यहाँ उत्पन्न होगा, यहाँ उत्पन्न जितना हो रहा प्रेरित हो रहा उतना उतना यहाँ पे उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज दोनों के बराबर ही होगा। तो ये वाला वोल्टेज मान लो कि हमारे पास में प्राथमिक कुंडली किधर दे रखी, इधर दे रखी प्राइमरी, तो ये हमारे पास VP हो जाएगा और ये ES हो जाएगा इसमें उत्पन्न कुंडली में। तो इसी प्रकार से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा ES EP, ये ES और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा EVS सेकेंडरी का। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। अब यदि हम आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार से कोई ऊर्जा की हानि या पावर का लॉस नहीं होता है, यानी हम आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ते हैं? आदर्श आदर्श ट्रांसफार्मर यानी जो प्राथमिक कुंडली में जो पावर होगी, प्राइमरी में जितनी पावर होगी P यानी पावर किसकी? प्राइमरी मतलब प्राथमिक की बराबर P सेकेंडरी द्वितीय, यानी प्राथमिक कुंडली की शक्ति कह सकते हैं, पावर मतलब शक्ति, ये द्वितीय कुंडली की शक्ति हो जाएगी, ये प्राथमिक की शक्ति, दोनों बराबर होगी। क्योंकि जितनी हम प्राइमरी में देंगे, ये प्राइमरी में जितनी पावर दे उतनी उतनी द्वितीयक में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही, तो प्राथमिक की पावर और द्वितीयक की पावर दोनों बराबर ही होगी। ये चीज इसमें नोट कर लेना कि दोनों में पावर बराबर होगी। और पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का जो फार्मूला होता है वोल्टेज और करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पावर कहलाता है। वोल्टेज और धारा का जो गुणनफल होता है वो शक्ति कहलाती है, ध्यान रखना। तो P इक्वल टू लिखते V इंटू I। अब प्राथमिक की पावर लिखेंगे, शक्ति लिखेंगे तो P V P इंटू IP लिखना बराबर सेकेंडरी की लिखेंगे VS इंटू IS, दोनों की बराबर पावर। ये पावर का फार्मूला P इक्वल टू V इंटू I। अब यहाँ से VS अपान VP निकाले, मान लो VS अपान VP, इसको इधर ले जाओ तो V IP अपान IS बराबर VS अपान VP। इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया, इसको 3 4 दे दो, इसको 5 दे दो। ठीक। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि प्राथमिक कुंडली में जितनी पावर आएगी उतनी उतनी सेकेंडरी कुंडली में भी आएगी, ये आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब देखो इक्वेशन ये 4 दे दिए, इसको हमने 5 दे दिया। VS अपान VP इक्वल टू IP अपान IS होता है, यानी इसके बराबर हम IP अपान IS भी लिख सकते हैं, IP अपान IS, इसके बराबर हम IP अपान IS भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान IP अपान IS के बराबर आता है। तो फाइनली इस इक्वेशन को हम एक कांस्टेंट के बराबर लिख लेते हैं कि VS अपान VP इक्वल टू IS अपान IP इक्वल टू IP अपान IS इक्वल टू NS अपान NP। VS अपान VP IP अपान IS के बराबर है, IP अपान IS लिख दिया। NS अपान NP इक्वल टू R जो होता है नियतांक कहलाता है और इस नियतांक को हम परिणमन अनुपात के नाम से जानते हैं। R जो होता है वो परिणमन अनुपात कहलाता है, तो परिणमन अनुपात किसको कहेंगे कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या यानी NS, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या
और प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या का जो अनुपात होता है, रेशो, उस अनुपात को हम परिणमन अनुपात के नाम से जानते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।